हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ दी क्लर्क्स की एम्प्लॉयज़ की जो क्वेरी है वो ये है कि सर ये 19th ऑफ दिसंबर का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के पास होने के बाद में क्या होगा और क्या किया जाए कि इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो। देखिए फ्रेंड्स, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 16th ऑफ दिसंबर को सीएस की एक लेटर इशू हुई थी और उसके बाद यही लेटर 19th ऑफ दिसंबर को कोर्ट में स्टेट ऑफ हरियाणा ने पेश की। जो कॉमन मैटर आपका लगा हुआ था 254 सीरियल नंबर के ऊपर, अलॉन्ग विद दी अदर मैटर्स। तो सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि जो 16th ऑफ दिसंबर की जो लेटर इशू हुई थी वो किन सर्कमस्टांसेज में सीएस के द्वारा इशू की गई। इसी लेटर के अंदर एक विकास मीणा के केस का रेफरेंस है, विकास मीणा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि एक रीज्वाइनिंग से रिलेटेड केस है। और इस केस के अंदर जो कंसर्न पर्सन है उनसे रिलेटेड जो ऑर्डर हुआ था उसी के अंदर कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा से ये पूछा था कि जो रिलीविंग और रीज्वाइनिंग के बीच का जो गैप है, स्पेशली कोर्ट ने कहा था कि जो बायोमेट्रिक्स होने की जो डेट है तब से लेकर रीज्वाइनिंग की जो डेट है उसके बीच के पीरियड की सैलरी दी जाएगी। और स्टेट ऑफ हरियाणा से यह पूछा गया था कि इस पीरियड की सैलरी कौन देगा, और जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑन एफिडेविट कोर्ट के सामने इस चीज़ को बताने के लिए कहा गया था। तो ऑब्वियसली 22 तारीख को ये ऑर्डर पास हुआ और 29 की नेक्स्ट डेट जो थी वो लगी। तो ये जो केस था ये सीएस के पास डायरेक्ट जाने वाला मैटर था, क्योंकि सीएस अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेगा कि इस गैप पीरियड की सैलरी कौन देगा। और सीएस जो कुछ भी डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली वो सिविल सर्विसेज रूल, हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 जो है उनके अंडर उसे डिसीजन लेना था। सो रूल 810 का हवाला देते हुए, उसे कंसिडर करते हुए इस गैप पीरियड को सीएस ने जो डायरेक्शंस दी उसके अनुसार इस गैप पीरियड को कंपलसरी वेटिंग पीरियड माना जाएगा। इसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या खामियां रही हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एक सर्कमस्टांसेस कोर्ट के आदेश के बाद पैदा हुए, उसके बाद सीएस ने ये ऑर्डर पास किया। 16th ऑफ दिसंबर को सीएस ने ये ऑर्डर पास किया और 19th ऑफ दिसंबर को जो मैटर लगे हुए थे कैटेगरी 1 के अंदर रीसेलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड, वहाँ पर इस लेटर को पेश करके गैप पीरियड से रिलेटेड जो सैलरी है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी गई कि इस पीरियड की सैलरी दी जाएगी और इसे रूल 810 के अंडर कंसिडर किया जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स की क्वेरी यह है कि अब यह ऑर्डर जब कोर्ट के द्वारा पास कर दिया गया है तो क्या हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं या फिर सीएस जो है, सीएस के ऑफिस के थ्रू या डिपार्टमेंट्स के थ्रू ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सिविल लॉ की, सर्विस लॉ की हाई कोर्ट के अंदर जो कोर्ट्स हैं, देर आर नंबर ऑफ कोर्ट्स, और अगर हम देखें तो महीने के अंदर लगभग 2 से 2,500 मैटर इन कोर्ट्स के अंदर लगे होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस पास होती हैं। गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो इन केसेस के अंदर पार्टी हैं। आप एज अ क्लर्क खुद हरियाणा स्टेट के एक डिपार्टमेंट के अंदर या बोर्ड या अथॉरिटी के अंदर आप काम कर रहे हैं, मे बी दैट इज़ अ कॉरपोरेशन और दैट इज़ एन अथॉरिटी और दैट इज़ अ बोर्ड और दैट इज़ अ डिपार्टमेंट। आपको खुद ये पता है कि जो कोई भी ऑर्डर्स या जो कोई भी डायरेक्शंस कोई भी डिपार्टमेंट के थ्रू आती हैं या कोई भी कोर्ट्स के थ्रू आती हैं, कुछ आप में से ऐसे क्लर्क्स भी हैं जो कि आपके डिपार्टमेंट के जो कोर्ट केसेस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं या जो कार्रवाई हैं वो उन्हें डील करनी होती हैं। तो दे आर मच अवेयर अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच ऑर्डर्स। इन ऑर्डर्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में ऐसे क्लर्क्स को ऑलरेडी जानकारी है, आइडिया है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो की जाए। ऑटोमेटिकली की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है कि डाटा कलेक्शन के लिए कहा गया है, ऐसे कैंडिडेट्स का डाटा कलेक्ट करके और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजने के लिए कहा गया है। लेकिन डाटा कलेक्शन में और इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा अगर इसको ऑटोमेटिकली रहने दिया जाए। तो ऑब्वियसली आपको ये जानकारी है कि देयर आर नंबर ऑफ़ फाइल्स, कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पर सिंगल यही फ़ाइल तो नहीं है, क्योंकि आप कैंडिडेट इफ़ेक्टेड हो इसलिए ये फ़ाइल प्रायोरिटी के ऊपर डील होनी चाहिए, ऐसा नहीं है।
डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी अपना वर्क कर रहे हैं. देयर आर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशली इन द सिविल सेक्रेटरीट एंड particularly in the office of the civil chief secretary. Then what is the method of implementation of this order? Friends, the proper method of implementation of this order is कि 16th of February की नेक्स्ट डेट इन केसेस के अंदर लगी हुई है और जब 19th of December को कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है कि क्लर्क्स को, जो रीसिलेक्टेड क्लर्क्स हैं, उन्हें गैप पीरियड की सैलरी दी जाएगी, तो उसके साथ में कोर्ट ने कहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल एक्सपीडिशियसली इन केसेस को डील किया जाएगा. तो पॉसिबली एक्सपीडिशियसली का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाएगा. आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले रिलीविंग से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाटा कलेक्शन के लिए भी सीएस की एक लेटर इशू हुई थी जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स को भेजी गई, लेकिन अब तक उस रिलीविंग का डाटा 5% भी डिपार्टमेंट्स ने सबमिट नहीं किया है और उसकी वजह से जो रीज्वाइनिंग और वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन, उनकी अपॉइंटमेंट रुकी हुई है. आगे फर्दर यह कितना टाइम लेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द हाउ fast the directions would be acted upon and the data would be submitted by the departments to the proper authority for the implementation of the directions passed by the chief secretary. In this particular case, कोर्ट ने कहा है कि गैप पीरियड की सैलरी दी जाएगी. जब हम रूल 810 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली रूल 810 के अंदर जब इसको कंसिडर किया जाएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरियस लिमिटेशंस की 30 दिन या 42 दिन की जो लिमिटेशंस हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. जिस टाइम पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस समय के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो पर्टिकुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा या वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को नोटिफाई की जाएंगी और जो भी समाधान इसके अंदर निकल कर आएगा, मे भी शायद कोर्ट के इंटरफेरेंस की अगर किसी स्टेज पर ज़रूरत पड़े या कोर्ट की डायरेक्शंस की फर्दर किसी स्टेज पर ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर डायरेक्शंस जो हैं वो कोर्ट के द्वारा भी दी जाएंगी. इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो सबसे प्रॉपर मेथड है वो ये है कि जो डायरेक्शंस हुई हैं कि गैप पीरियड की सैलरी दी जाए, इसके साथ में चीफ सेक्रेटरी के द्वारा डिपार्टमेंट्स को यह भी डायरेक्शन दी गई हैं कि जो रीसेलेक्टेड कैंडिडेट्स का डाटा है जिनको गैप पीरियड की सैलरी देनी है, देखिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका गैप पीरियड 0 डेज़ का है, वो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर इस ऑर्डर से जो बेनिफिट उठाया जा सकता है रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा वो नहीं उठा पाएंगे. लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं, चाहे जिनका गैप पीरियड एक सिंगल दिन का भी है, they would be able to take the benefit of the directions passed by the CS in the letter dated 16/12 and as well as the directions of the High Court in the order dated 19th of December. They would be able to take the benefit of these directions. And और इसमें सिर्फ यही नहीं है कि जिन कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं वही इन डायरेक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं. जिन कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट के अंदर कॉन्टिन्यूटी के लिए या इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए केस फाइल नहीं भी किए हुए हैं, उनके लिए भी यह एक अपॉर्चुनिटी है कि वह फर्दर आगे यह मामला कितना डिले होगा, कितना टाइम लगेगा, एक तरफ उस चीज़ की वेट कर सकते हैं और दूसरा इस स्टेज के ऊपर नेसेसरी स्टेप्स वो ले सकते हैं ताकि उनके मैटर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ज़्यादा टाइम ना लगे. सो फ्रेंड्स, इसका सबसे जो बेटर मेथड है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि देयर आर नंबर ऑफ फाइल्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइल इन द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इन द सिविल सेक्रेटरीट एंड यू ऑल नो इट वेरी वेल व्हेन यू आर वर्किंग इन योर कंसर्न डिपार्टमेंट. पर्टिकुलरली जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, देयर आर नंबर ऑफ फाइल्स जो कि अलग अलग काम से रिलेटेड होती हैं. सो यह मानना कि ओके हमारी तरफ से हमारे केस के अंदर कोर्ट की एक डायरेक्शन हुई है, नाउ चीफ सेक्रेटरी वुड बी बाउंड टू टेक द नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड. Obviously, after the court directions, the chief secretary and the other departments, they are duty bound to take the necessary steps, and as directed by the as directed by the order of the High Court dated 19th of December, all these steps are to be taken as expeditiously as possible. Then क्या
उन्हें ही स्टेप्स लेने हैं इन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें भी अपने पार्ट पर कुछ पार्ट परफॉर्म करना है ताकि इन डायरेक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली ऑन टाइम और विदाउट एनी फर्दर डिले हो सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक अपॉर्चुनिटी है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका जो रीसेलेक्टेड हैं और जिनका गैप पीरियड है, वो चाहे गैप पीरियड 1 दिन का भी हो, वो इस डायरेक्शन से बेनिफिट अपना ले सकते हैं। और जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें वर्कआउट करना है वह वर्कआउट ये है कि देखिए, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं पहले उनको पहचानिए। नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जिसने कि डायरेक्शंस पास की हैं। नंबर 2 फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जहाँ से कि ये सैलरी जो है ये आपकी रिलीज़ होनी है। नंबर 3 और सैलरी जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो कॉरपोरेशंस या बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल से, जहाँ पर जो सैलरी है उनके लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो अपने फंड्स में से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नहीं है, वही कंसर्न बॉडी है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। थर्ड इज़ हेड ऑफिस और योर डिपार्टमेंट। फोर्थ इज़ द डिपार्टमेंट वेयर यू आर वर्किंग, एंड द फिफ्थ इज़ द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द सिविल सेक्रेटरीट। ये 5 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। कोर्ट की डायरेक्शंस कब सीएस ऑफिस तक जाएंगी, कब वहाँ से आगे डिपार्टमेंट्स को लेटर इशू होगी, कब डिपार्टमेंट्स जो है उस डाटा को कलेक्ट करेंगे और कंसर्न फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भेजेंगे, कब वहाँ से ऑब्जेक्शंस आएंगी, कब उन ऑब्जेक्शंस को दूर किया जाएगा, इस सारी प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली दीज ऑल प्रोसेसेस आर गोइंग टू टेक टाइम, एंड वी कैन नॉट से फॉर द श्योरिटी दैट वेदर दीज थिंग्स विल टेक 2 months, 4 months, 6 months or 8 months, whatever the time. But if necessary action are not taken by the employees, then obviously these steps are to be taken by the departments, and these steps are going to take a unrestricted time. अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि कोर्ट ने एक्सपीडिशसली कहा है और अब 2, 4, 6 महीने निकल गए हैं, उसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ के पास में ऑप्शन यह रहेगी कि वे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करें। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करने का मतलब है कि एक और नया केस हाई कोर्ट के अंदर इस केस से रिलेटेड उन्हें फाइल करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन ना हो, बार बार आपको ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या डायरेक्शंस के लिए केस फाइल ना करने पड़े, इसके लिए यू हैव टू टेक द स्टेप्स फ्रॉम योर साइड। जैसे कि आपने कंटिन्यूटी के लिए और गैप पीरियड की सैलरी और गैप पीरियड की कंटिन्यूटी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने, जिन एम्प्लॉयज़ ने केस फाइल किए हुए हैं, सिविल रिट पिटीशन फाइल की हुई है, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ने केस फाइल करने से पहले अपनी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशंस जो हैं या लीगल नोटिस जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स में या सीएस को नहीं दिए थे, नहीं भेजे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये कॉमन कंसर्न था और ग्रुप के अंदर ज़्यादातर ये लिटिगेशंस फाइल हुई हैं, तो उसके अंदर आपका काम चल गया कि ठीक है, आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं भी दी थी, उसके बावजूद भी आपके सिविल रिट पिटीशंस के अंदर डायरेक्शंस जो हैं वो कोर्ट कर रही है और इन सिविल रिट पिटीशंस को एंटरटेन जो है वो कोर्ट कर रही है। अब यहाँ पर जब ये 19-12 की डायरेक्शंस जब कोर्ट की आई हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 5 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला डिपार्टमेंट सीएस ऑफिस, दूसरा डिपार्टमेंट लीगल डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सेक्रेटरीट, थर्ड डिपार्टमेंट इज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, बोर्ड एंड कॉरपोरेशंस के केसेस में खुद बोर्ड एंड कॉरपोरेशंस इटसेल्फ, फोर्थ आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ योर डिपार्टमेंट, एंड फिफ्थ इज द डिपार्टमेंट वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ। सो इसके लिए आपको स्टेप्स ये करने होंगे कि सबसे पहले एक एप्लीकेशन जो है अपने काउंसिल के थ्रू, जो आपके लीगल काउंसिल हैं इन केसेस में, उनके थ्रू एक एप्लीकेशन प्लस लीगल नोटिस, यह आपको 19 दिसंबर का जो ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आपको इन 5 डिपार्टमेंट्स को लीगल नोटिस सबमिट करवाना चाहिए। इस लीगल नोटिस सबमिट करवाने का आपको बेनिफिट यह रहेगा कि लीगल नोटिस जब एक पर्टिकुलर कोर्ट ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी के साथ इन डिपार्टमेंट्स में रिसीव होगा,
तो यह लीगल नोटिस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोर्ट डायरेक्शंस के साथ भेजा जाएगा, एंड अलोंग विद ऑल योर डिटेल्स, जो आपकी रिलीविंग और रिज्वाइनिंग की जो डिटेल्स हैं जो कि मांगी गई हैं, उन डिटेल्स के साथ जब ये लीगल नोटिस इन डिपार्टमेंट्स को भेजा जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इस लीगल नोटिस को, आपकी रिप्रेजेंटेशन को डिपार्टमेंट जो है वो रद्दी के बक्से में डाल देगा और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब भी कोई ऐसा लीगल नोटिस कोर्ट की डायरेक्शंस, कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो ऑर्डर की है उसके साथ जब भेजा जाता है या डिपार्टमेंट में रिसीव होता है, आप खुद अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लीगल इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, जो कोर्ट केसेस को डील कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा बेटर जानकारी है कि कोई भी जब एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़, लीगल नोटिस जब काउंसिल का इन केसेस के अंदर रिसीव होता है डिपार्टमेंट्स को, तो द फर्स्ट प्रोसीजर इज़ टू ओपन दी फाइल। आपकी फ़ाइल ओपन होगी, तो सबसे पहला स्टेप है आपके लिए, आपको अपनी फ़ाइल ओपन करवानी है। दी सेकंड स्टेप इज़, जहां आपका डिपार्टमेंट है वहां आप अपने लीगल काउंसिल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाइए, जो कि एट पार विद लीगल नोटिस होगी। पहले यह एप्लीकेशन आप अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएं, जिसके अंदर आपकी जो डिटेल्स मांगी गई हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स दी जाएंगी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि जैसे कि गैप पीरियड की सैलरी आपको दी जा रही है, उससे रिलेटेड डायरेक्शंस हुई हैं, तो ऑब्वियसली जो रूल 8-10 ऑफ द सिविल सर्विस रूल्स 2016 है, उसके अंदर जब इस पीरियड की आपको सैलरी दी जा रही है, तो ऑब्वियसली इसको सैंक्शन किया जाएगा, इस पीरियड को। और सैंक्शन किए जाने का मतलब ये है कि इस पीरियड को पीरियड ऑन ड्यूटी समझा जाएगा, पीरियड ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो पीरियड ऑन ड्यूटी मानने का यह मतलब है कि इस पीरियड को आपके टोटल सर्विस पीरियड के अंदर भी जोड़ा जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपकी ज्वाइनिंग, फॉर एग्जांपल 10 जुलाई की आपकी ज्वाइनिंग है, अभी फ़िलहाल अगर 10 जुलाई की आपकी ज्वाइनिंग है और 5 दिन का आपका गैप पीरियड है, तो जब आपको इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो आपकी ज्वाइनिंग 10 जुलाई की बजाय 5 जुलाई की मानी जाएगी। और इससे रिलेटेड इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसे भी अपडेट किया जाएगा, और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर या जो कोई भी आपका डाटा है जहाँ पर भी आपकी सर्विस ज्वाइनिंग की डेट है, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग 5 दिन पहले की अपडेट की जाएगी। तो यानी कि जो सॉफ्टवेयर अपडेशंस हैं, चाहे वो एनआईसी के थ्रू हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के थ्रू हो, जो भी प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं इस बारे में, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो यह एक मौका है कि जब आपके सर्विस रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, तो आपकी जो कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस है उस रिकॉर्ड को भी साथ की साथ अपडेट किया जाए। इसके बारे में पहले 8-10 केसेस के अंदर कोर्ट डायरेक्शंस दे चुकी है, अलग अलग केसेस के अंदर। आभास रोहिला, तरुण कुमार के केसेस हैं, उनके ऑर्डर्स साथ में आपके लीगल नोटिस के साथ में ही अटैच किए जाएंगे, अलॉन्ग विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 19/12/2022। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा लीगल नोटिस के साथ भेजे जाएंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन जो एप्लीकेशन है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर दी जाएगी, जब आपके रिलीफ से रिलेटेड फ़ाइल ओपन की जाएगी, तो वो फ़ाइल ऊपर से लेके नीचे तक जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपकी फ़ाइल ओपन होगी, तो एक्शन इसके अंदर लिया जाएगा। और पॉसिबल है कि जो अगली 16/2 की तारीख है तब तक, या फिर अगले आने वाले 1, 1.5 या 2 महीने के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए और आपका सर्विस रिकॉर्ड आपकी पिछली सर्विस को जोड़ते हुए आपके सर्विस रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए। जिन एम्प्लॉयज़ ने केसेस फाइल नहीं किए हैं और जिनका गैप पीरियड है, उनसे रिलेटेड उनके लिए भी यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लीगल काउंसिल के थ्रू, ऑब्वियसली उन्होंने केस फाइल नहीं किए हैं तो कोई एडवोकेट से उनका जो उनके केसेस हैं वो किसी एडवोकेट के थ्रू फाइल नहीं हुए हैं, देन also they can also send the legal notice through the council। एक एडवोकेट के थ्रू जब लीगल नोटिस भेजा जाता है और एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन जब भेजी जाती है, तो दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और स्पेशली जब किसी रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन के साथ कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हो और उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आपने अटैच की है, फ़ोटोकॉपी आप अटैच ना करें, क्योंकि फ़ोटोकॉपी की कोई जेन्युइनिटी या रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं होता है, डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं।
जब आप सर्टिफाइड कॉपी अटैच करेंगे तो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आपके पास 19/12/2022 के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी नहीं है तो आप अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल के थ्रू, जिनके थ्रू भी आपने अपने केसेस फाइल किए हुए हैं, उनके थ्रू आप इसकी ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आप रिसीव करें। एटलीस्ट 4 से 5 सर्टिफाइड कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। लीगल नोटिस अपने काउंसिल के थ्रू ड्राफ्ट करवाएं जिसके अंदर आप सारी जानकारी और जो 19/12 का ऑर्डर है इसकी सारी जानकारी, प्लस आपके कंटिन्यूटी ऑफ गैप पीरियड और कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस से रिलेटेड जो आपकी जानकारी है वो भी इस लीगल नोटिस के अंदर दें। क्योंकि जब गैप पीरियड को अपडेट करने के लिए आपके सर्विस रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली वह एक स्टेज रहेगी जहां पर कि आपकी जो प्रीवियस सर्विस है उसकी कंटिन्यूटी से रिलेटेड भी आपकी अपडेशन हो जाए और आपको फर्दर कोर्ट केसेस की ज़रूरत ना पड़े या कोर्ट की डायरेक्शंस की ज़रूरत ना पड़े। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर द रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स और जिनका गैप पीरियड है। जिनका गैप पीरियड 0 दिन का है उनके लिए अभी भी डिफ़िकल्टी है, क्योंकि इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि रिक्वायरमेंट से मतलब है कि जब उनका गैप पीरियड 0 डेज़ का है तो ऑब्वियसली 19/12/2022 का जो कोर्ट का ऑर्डर है उससे रिलेटेड किसी भी बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। वो अपने कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए एंटाइटल्ड हैं। उसके लिए या तो वो 16/2 के लिए या फर्दर डेट जो भी हो उसके लिए कॉमन डायरेक्शंस अगर किसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट पास करती है। अब देखिए, कॉमन डायरेक्शन से रिलेटेड कई कैंडिडेट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं, लेकिन कॉमन डायरेक्शंस का देखिए कितना फ़र्क रहता है। जैसे ये 19/12/2022 का ऑर्डर पास किया गया है तो इसके अंदर सीएस की जो लेटर है, जो 16/12 की जो सीएस की लेटर है या 19/12 की जो कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उसके अंदर कहा गया है कि रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो गैप पीरियड की सैलरी के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो यानी कि आप 1 मिनट के लिए यह देखिए कि सिर्फ वही नहीं कि जो कैंडिडेट अब तक ज्वाइन हो चुके हैं, आप यह इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक है कि जो पहले कैंडिडेट सेलेक्टेड थे और अब वेटिंग में भी हैं और कल को वेटिंग में उनकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, तब भी ये सीएस की लेटर उनके सेफगार्ड के लिए आएगी, पिक्चर में रहेगी, क्योंकि वो भी इस दायरे में आ जाएंगे कि वो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो इसलिए ये जो कॉमन ऑर्डर पास हुआ है इसकी अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक एक्सटेंडेड फैक्टर है, जो कि वेटिंग कैंडिडेट्स जो पहले सिलेक्टेड थे और अब लेटर ऑन जब वेटिंग की सिलेक्शन की जाएगी, जितने भी वेटिंग्स का नंबर आएगा वो कैंडिडेट्स भी इस ऑर्डर का बेनिफिट ले सकते हैं। और जब उन कैंडिडेट्स को इस ऑर्डर का बेनिफिट दिया जाएगा तो ऑब्वियसली एक नया क्वेश्चन जो है वो अराइज होगा कि इनका जो गैप पीरियड है, क्या इनको उस गैप पीरियड की सैलरी भी दी जाएगी या उसकी कंटिन्यूटी भी दी जाएगी, या फिर जो कैंडिडेट्स पहले सिलेक्टेड थे और अब बाद में फिर से रीसिलेक्टेड हुए हैं लेकिन जो वेटिंग में थे और वेटिंग में उनका 6 महीने के या 7 महीने के बाद अगर उनकी सिलेक्शन हो रही है तो क्या ये लेटर भी उनके ऊपर लागू होगी, क्या वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस जो हैं वो एक 16/12 की जो लेटर है उसके थ्रू अराइज हुए हैं, जिन्होंने कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को अराइज किया है। इसीलिए जो कॉमन ऑर्डर है वो किसी भी रिस्पेक्ट में कोर्ट के थ्रू पास करना दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। और जो सिविल रिट पिटीशन का जो नेचर होता है, बिकॉज सिविल रिट पिटीशन इज़ फाइल्ड when a fundamental right is infringed by the authority, by the state. In that situation the order of the civil writ petition is passed by the court. So common order अगर किसी भी स्टेज के ऊपर एक्सपेक्ट किया जाता है कोर्ट के थ्रू तो इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज जो हैं उसके अंदर ऑब्वियसली अराइज होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप रीसिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर आपने केस फाइल किया है या नहीं किया है और आपका अगर गैप पीरियड है तो 19/12/2022 के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अपने कंसर्न जो लीगल काउंसिल हैं उनके थ्रू आप अपना लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाएं। एटलीस्ट 5 कॉपी लीगल नोटिस की
अलोंग विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ 19/12/2022 का ऑर्डर पाँचों के साथ, यह इन पांचों डिपार्टमेंट्स के अंदर और अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक अलग से एप्लीकेशन जहां पर आप अपनी ज्वाइनिंग और रिलीविंग से रिलेटेड सारा डाटा, प्लस आप इसके अंदर गैप पीरियड की कंटिन्यूटी जो कि आप रूल नंबर 810 के हिसाब से एंटाइटल्ड हैं, और प्लस आपकी प्रीवियस जो सर्विस है उसकी कंटिन्यूटी की अपडेशन के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करें। और कोशिश यह रहे कि आपके काउंसिल 16/2/2022 का जो 16/2/2023 की जो नेक्स्ट डेट है उससे पहले ये सारी कार्रवाई आपके काउंसिल के थ्रू पूरी हो, ताकि हम पर्टिकुलर डाटा जो है इससे रिलेटेड 16/2/2023 को कोर्ट के सामने कह सकें कि 19/12/2022 की जो डायरेक्शंस हैं उनके अनुसार हमने अपना डाटा सबमिट करवा दिया है। कोर्ट ने यह कहा था कि इसको एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर 16/2/2023 तक इम्प्लीमेंटेशन इस डायरेक्शन की नहीं होती है और आपका रिकॉर्ड अगर अपडेट नहीं होता है, तो जो आपके एडवोकेट्स हैं, काउंसिल हैं, इवन हम हैं, हमारा ऑफिस है, हम कोर्ट के सामने यह कह सकते हैं कि सारा डाटा सबमिट करवाने के बावजूद भी इन एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वह अपडेट नहीं किया गया है, इन्हें बेनिफिट्स नहीं दिया गया है, देन कोर्ट इसको एक टाइम बाउंड प्रोसेस कर सकती है। इसके अंदर 1 महीने 2 महीने का टाइम जो है वो कोर्ट बाउंड कर सकती है अथॉरिटीज़ को। सो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू टेक। एंड फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपकी इससे रिलेटेड फर्दर अगर क्वेरी है, देन यू कैन कॉल माय ऑफिस नंबर। इट इज़ 7986665769 और जिन जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के केसेस फाइल नहीं किए हैं, उन्हें भी अगर इस ऑर्डर का बेनिफिट लेना है, क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो CS की जो लेटर है 16/12/2022 की, और कोर्ट का जो ऑर्डर है 19/12/2022 का, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वह की गई है रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। वहाँ पर पर्टिकुलरली पेटिशनर्स जो है वो लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन ऑर्डर। तो आप लोग भी कि फर्दर आपका रिलीफ डिले ना हो, या फिर फर्दर केसेस 16/2/2023 से पहले अगर आप ये डाटा सबमिट करवाते हैं, तो अलोंग विद दी अदर पेटिशनर्स, जो केसेस के अंदर पेटिशनर्स हैं और जो अपना डाटा सबमिट करवा रहे हैं, उनके साथ ही आपके केसेस के कंसिडरेशन की ऑप्शन है। जब आप लीगल नोटिस अपने डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करवाते हैं या इन चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर सबमिट करवाते हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस होती है फाइल ओपन होने की। आपकी एक पर्टिकुलर फाइल ओपन होगी, कोर्ट का ऑर्डर उसके साथ आपका लगा होगा, तो ऑब्वियसली ये फाइल कहीं एक जगह पर रुकने वाली नहीं है। ऊपर नीचे सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, जब वहाँ पर आप अपनी लीगल नोटिस और रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करवाएंगे, तो ऑब्वियसली फ़ाइल मूव होगी, ऑफिसर्स की डायरेक्शंस होंगी, ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी और आपके सर्विस रिकॉर्ड की अपडेशंस होंगी। जितनी जल्दी आपके सर्विस रिकॉर्ड की अपडेशंस होंगी, उसके अनुसार आपकी सीनियरिटी फिक्स होगी, और कल को ऊपर नीचे जहाँ पर भी लेटर ऑन जो भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट होंगे, आपको अपनी सीनियरिटी से रिलेटेड बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आएंगी। अदरवाइज लेटर ऑन जितना इन केसेस के अंदर लेट होगा, सीनियरिटी से रिलेटेड उतने ही इश्यूज फर्दर अराइज होंगे। सो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस को फर्दर रिमूव करने के लिए और अपने रिलीफ के लिए इन डायरेक्शंस को प्रॉपर टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए आप इन स्टेप्स को लें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू शेयर दिस वीडियो with the employees who are affected with this, who are reselected employees, and like and share this video. Have a nice time. Good day for now.